everyone, welcome you all to Advait Education and you are watching Jagriti's Vocab Show. दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों जब भी इंग्लिश की बारी आती है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि वोकैबुलरीज हमें कैसे याद होगी, इतनी सारी वोकैबुलरीज है वो हमें कैसे याद होगी, या फिर इतने सारे इडियम्स है वो हमें कैसे याद होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें कैसे याद होंगे, है ना। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, इसीलिए मैं आपको बहुत बार बताई हूँ कि आपको लिख लिख कर शब्दों को याद रखना है। लिखना बहुत जरूरी है। वोकैबुलरीज को जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा, और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल से याद हो भी गया तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको वोकैबुलरीज को लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको स्पेशल वर्ड्स पढ़ाए हैं और भी हम आगे स्पेशल वर्ड सीखने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा है फ्रूट से रिलेटेड वोकैबुलरीज मैंने आपको बताई, है ना, और आपको मैंने स्पाइसेस से रिलेटेड वोकैबुलरीज बताई, किलिंग से रिलेटेड वोकैबुलरीज बताई, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज जो स्पेशल वर्ड्स की है वो हम सीखने वाले हैं आगे। तो ये सब जो वोकैबुलरीज है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि फ्रूट से रिलेटेड जो हम वोकैबुलरी सीख रहे हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कहाँ है, आपको जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो हमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीड करना है पूरा पैराग्राफ, राइट। तो आपको अगर उस शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा तो अब कैसे आप आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल ये सारी वोकैबुलरीज को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एंड यस, किलिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको वोकैबुलरी बताई है वो तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, डायरेक्टली कभी सिनोनिम में पूछ लेता है, कभी एंटोनिम में पूछ लेता है। तो बिल्कुल आपको सिनोनिम एंटोनिम में किलिंग वाले शब्द को तो बिल्कुल पढ़ना है ही, है ना। तो चलिए आज के सेशन पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हम कौन सी इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट वर्ब की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से यूज करेंगे हम? वर्ब की तरह यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है सत्ता त्यागना, है ना। कोई पोस्ट को त्याग देना, कोई जॉब को छोड़ देना, उसके लिए हम एब्डिकेट वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदी में सत्ता त्यागना, ठीक है, और अंग्रेजी में क्या लिखा है? रिजाइन करना। रिजाइन करने का भी क्या मतलब होता है दोस्तों? अपनी पोस्ट को छोड़ देना, अपनी जॉब को छोड़ देना, उसके लिए हम रिजाइन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है रिटायर। रिटायर का भी सेम मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, उसके लिए हम रिटायर वर्ड भी यूज करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकाश ग्रहण कर लेना। रिटायर एक्चुअल में क्या है? रिटायर का मतलब होता है अब हम अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट एक परमानेंट छोड़ना होता है। हमने अपनी पूरी जॉब कर ली, अब हम अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं, अब अपनी जॉब से रिटायर हो रहे हैं, तो वो एक तरीके का अवकाश ही है ना। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। क्लियर? समझ आया? चलिए बढ़ते हैं एंटोनिम की तरफ। इसका एंटोनिम क्या है? कीप। कीप का मतलब होता है रहना। कीप का मतलब क्या होता है? रहना। उसके लिए हम कीप वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते। एग्जाम्पल क्या है? द प्रिंस, द यंग प्रिंस, है ना। द यंग प्रिंस। यंग प्रिंस कौन होते हैं? यंग प्रिंस होता है जो राजा का छोटा बेटा होता है, उसके लिए हम यंग प्रिंस वर्ड यूज करेंगे। और बड़ा रहेगा तो ओल्डर या फिर एल्डर, है ना। तो द यंग प्रिंस बिकेम किंग, जो छोटा राजा का बेटा था वो अब किंग बन गया, है ना। वो क्या हो गया? किंग बन गया। आफ्टर हिज ओल्डर ब्रदर डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। उसके जो बड़ा बेटा था पहले वो राजा था, अब क्या हो गया? उसका बड़ा बेटे ने पद छोड़ दिया है, अब कौन बन गया? छोटा बेटे ने उसकी जगह ले ली है। तो बड़े बेटे ने क्या कर दिया? एब्डिकेट कर दिया। बड़े प्रिंस ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखें, स्कैथिंग। स्कैथिंग एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है दोस्तों। किस तरीके से यूज करेंगे हम? एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है हानि पहुंचाना। यहाँ पे हानन लिखा है जो कि गलत टाइप हो गया है, आप बिल्कुल इसे करेक्ट करिए। क्या लिखेंगे आप? हानि पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को दुख देना, उसके लिए हम स्कैथिंग वर्ड यूज करेंगे। एंड इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? डेवस्टेटिंग। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डेवस्टेटिंग। अगेन डेवस्टेटिंग का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, राइट। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। इसका सिनोनिम है विदरिंग। विदरिंग का क्या होता है? मुरझाने वाला। मुरझाना मतलब कमजोर पड़ने वाला, दुख होने वाला, या फिर आप बोल सकते हो खत्म हो जाना, टेंशन में आ जाना, उसके लिए हम विदरिंग वर्ड यूज करेंगे। हम हिंदी में बोलते हैं मुरझाने वाला। ठीक है, चलिए इसका एंटोनिम है माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है सौम्य, है ना, सुशील, उसके लिए हम माइल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं।
क्लियर। सेंटेंस क्या बोलते हैं, सेंटेंस से समझते हैं। ही गेव हर अ स्कैथिंग लुक, उसने बहुत ही उसे स्कैथिंग लुक दिया। कैसे देखा, गुस्से में देखा, या फिर डेवस्टेटिंग तरीके से देखा, या फिर बहुत ही ज्यादा एंग्रीली देखा, है ना। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं, बहुत स्कैथिंग लुक दे रहा है, यानी बहुत घूर के देख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, रिमोर्स। रिमोर्स नाउन की तरह यूज किया जाता है, यानी संज्ञा की तरह हम इसे यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है पछतावा होना, गिल्टी फील करना, और अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉन्ट्रिशन, ठीक है। उसके लिए हम अंग्रेजी में इस तरीके से यूज करेंगे। इसका सिनोनिम है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का भी सेम मतलब होता है पछतावा होना, गिल्टी होना। उसके लिए हम रिपेंटेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या बोल रहा है, दे ऑल वर फिल्ड विथ रिमोर्स एंड शेम। उनको बहुत ज्यादा शेम हुई, बहुत ज्यादा रिमोर्स फील कर रहे हैं वो सारे लोग। ये सेंटेंस में लिखा हुआ है, यानी क्या फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई गलती की हो, अब उन्हें उस गलती का पछतावा है, रिमोर्स है और शेम है, यानी शर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉवल। नॉवल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो हम किताब जो पढ़ते हैं, ये जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, ये वो वाला नॉवल नहीं है, वो नॉवल अलग है। ये जो नॉवल है जिसका मतलब होता है नयापन होना, न्यूनेस होना, फ्रेश स्टार्ट करना, उसके लिए हम नॉवल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम है अनयूजुअल। अनयूजुअल का क्या मतलब होता है, असामान्य होना। जो चीज असामान्य होती है, जो चीज नई होती है, उसके लिए हम अनयूजुअल वर्ड यूज करेंगे। इसका एंटोनिम है ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुरानापन। ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुरानापन होना, ओल्ड होना, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या बोल रहा है, शी हिट ऑन अ नॉवल आइडिया टू सॉल्व हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उसे एक बहुत ही नॉवल आइडिया मिला, बहुत ही नया आइडिया मिला अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी अपनी आर्थिक समस्या से पार पाने के लिए उसे बहुत ही एक नया आइडिया मिला, एक अच्छा आइडिया मिला, एक नॉवल आइडिया मिला, ठीक है। तो नॉवल का मतलब होता है नयापन, न्यूनेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉवल को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते क्या। नेक्स्ट है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट वर्ब की तरह यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। किस तरीके से यूज करेंगे, एब्रोगेट को वर्ब की तरह यूज करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में रेप्यूडाइट बोलते हैं, या फिर आप कैंसल, खंडन करना, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आया। चलिए इसके सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है रिवोक। रिवोक का मतलब अगेन होता है खंडन कर देना, कैंसिल कर देना, या फिर उस बात को मना कर देना, ठीक है। उसके लिए हम रिवोक वर्ड यूज करेंगे। दोस्तों रिवोक वर्ड मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, राइट, बिल्कुल आपको याद होगा। तो रिवोक का मतलब होता है खंडन करना, या फिर आप कैंसिल करना भी बोलते हो। दोस्तों कई बार क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं वर्ड्स, है ना, रिपीट हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, यानी बार बार आ रहे हैं, मतलब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। तो उन वर्ड्स को तो आपको डेफिनेटली याद रखना ही है, जो चीज रिपीट हो रही है, जो रिपीटेडली पूछा जा रहा है ना। तो बिल्कुल उस पर स्पेशल ध्यान तो देना ही है। न्यू वर्ड्स तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिपीटेड वर्ड्स इतने साल से रिपीट होते रहते हैं कि वो क्यों पूछेगा, है ना। बट उसे भी ध्यान देना, उस पर तो ध्यान देना ही है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। बिल्कुल जो रिपीटेड वर्ड होते हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, है ना। तो रिवोक मैंने आपको पढ़ाया है, जिसका मतलब होता है खंडन करना। क्लियर। इसके एंटोनिम पे आते हैं। इसका एंटोनिम है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है नियम कानून। देखिए कई बार क्या होता है, एंटोनिम जो रहता है वो एग्जैक्टली 100% सही नहीं रहता है ना। कुछ परसेंट ही रहता है, 30, 40, 60% ही सही रहता है ना। तो इसलिए एग्जाम में क्या होता है, कई बार ऐसे नहीं डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछता कि इसका एंटोनिम क्या है, कई बार पूछता है कि इसका क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है, इस शब्द का क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा है ना। तो क्लोजेस्ट मीनिंग जरूरी नहीं है 100% ही हो, 40%, 50%, 60% भी अगर उसका सेम मिलता जुलता है, तब भी हम उसे सिनोनिम में या फिर एंटोनिम में ले सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल आप ये मत देखिए कि इसका मैं 100% सिनोनिम देखूंगा या मैं इसका 100% एंटोनिम देखूंगा। बिल्कुल आपको 30, 40%, 60% भी सिनोनिम और एंटोनिम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, राइट। चलिए
सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस क्या है? इफ यू टॉक आउट लाउड इन क्लास, अगर आप क्लास में जोर से चिल्लाएंगे, क्लास में हल्ला करेंगे, आई विल एब्रोगेट योर राइट टू चूज वेयर टू सिट, मैं बिल्कुल आपको जहां बैठना है वहां पे बैठने की इजाजत नहीं दूंगा, उस वहां पे बैठना आज से आपका कैंसिल, आप कहीं और बैठेंगे, है ना। कई बार होता है हमारे स्कूल में हम बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही बैठते हैं, राइट, और हम जब बात करते हैं तो क्या करती है टीचर, उनसे अलग करके हमें बैठा देती है, यानी आपसे तुम्हारा आज से वहां अपनी फ्रेंड के पास बैठना कैंसिल, हम एब्रोगेट करते हैं, अब आप कहीं और बैठेंगे, है ना, क्योंकि आप क्लास में बहुत बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एब्रोगेट को सेंटेंस में यूज करेंगे। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है मना लेना। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? मना लेना। उसके लिए हम इंड्यूस वर्ड यूज करेंगे और ये एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। उसको हम परसुएड भी बोलते हैं। दोस्तों मैंने परसुएड भी आपको पढ़ाया है, बिल्कुल। परसुएड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल इसे तो नोट डाउन करना ही करना है, क्योंकि परसुएड कई बार पूछा गया है, हमने एग्जाम में देखा है। तो परसुएड का क्या मतलब होता है? राजी कर लेना, किसी को मना लेना, उसके लिए हम परसुएड वर्ड यूज करेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल इसे आप नोट डाउन करिए ही करिए, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है कन्विंस। कन्विंस का मतलब क्या होता है? किसी को कन्विंस कर लेना, किसी को मना लेना, उसके लिए हम कन्विंस वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आप ये वर्ड सुनोगे कि यार मैं उसे कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मैं उसको मना ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो कन्विंस का मतलब होता है मनाना, समझाना, ठीक है। समझ आया? एंटोनिम पे आते हैं। इसका एंटोनिम है डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है रोकना, ये वर्ड भी आपने पढ़ा है। परसुएड का ऑपोजिट हमेशा क्या होता है? डिसुएड होता है ना। हमने देखा है कि परसुएड का मतलब क्या होता है? मना लेना। डिसुएड का मतलब क्या होता है? रोक लेना। तो डिसुएड का मतलब क्या होता है? रोक लेना, ठीक है। तो ये एंटोनिम में हम यूज कर सकते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? सेंटेंस से समझते हैं। नथिंग वुड इंड्यूस मी टू वोट फॉर हिम अगेन। मुझे कोई रोक नहीं सकता उसे वोट देने से, है ना। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। नथिंग वुड इंड्यूस मी टू वोट फॉर हिम अगेन। तो इस तरीके से आप सेंटेंस पे इसे यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल। जो चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, उसके लिए हम ग्रॉस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसका सिनोनिम है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है निंदनीय, है ना, निंदा करने वाला, जो चीज हम मान नहीं सकते, उसके लिए हम फ्लैग्रेंट वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? इसका एंटोनिम है स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा होना, कम होना, उसके लिए हम स्लाइट वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बोल रहा है? सेंटेंस से समझते हैं। आई विल नॉट टॉलरेट सच ग्रॉस इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी दो लोग के मामले में घुसना जबरदस्ती अपने 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 मन से ना, है ना। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? दो लोग के बीच में जबरदस्ती घुस जाना, है ना। तो क्या लिखा? आई विल नॉट टॉलरेट सच ग्रॉस इंटरफेरेंस। आप अगर इस तरीके से इंटरफेरेंस करोगे, यानी जबरदस्ती हमारे मामले में घुसोगे, तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। बिल्कुल ये ग्रॉस बात है, अनएक्सेप्टेबल बात है, इसे माना नहीं जाएगा, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये गलत बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। क्लियर? चल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बायस। बायस नाउन की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है पक्षपात करना, ठीक है। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि ये बहुत ही बायस्ड बात करता है, या फिर ये बहुत ही बायस्ड है। इसका मतलब क्या है? ये पक्षपात करता है, ये सिर्फ एक तरफ होके ही बोलता है ना। तो इस तरीके से आप बायस को यूज करेंगे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पक्षपात करना, या फिर आप अंग्रेजी में बोल सकते हो प्रेजुडाइज, ठीक है। समझ आया? इसके सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब होता है भेदभाव करना। पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना, ठीक है। इसके एंटोनिम पे आते हैं। इसका एंटोनिम क्या? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्षता, या फिर क्या बोलते हैं हम? निष्पक्ष रहना, है ना। बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, मतलब गलत का साइड बिल्कुल नहीं लेना, जो सही बात है वही करना, है ना। भले अगर आपका दोस्त गलत है, लेकिन आप अगर उसका साथ दोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप पक्षपात कर रहे हो, है ना। तो इसको हम पक्षपात बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी को हम निष्पक्षता, या फिर जो निष्पक्ष होता है उसके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? सेंटेंस क्या बोल रहा है? द सोल पर्पस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन वाज टू कॉम्बैट रेसिज्म एंड बायस। हमारा सोल पर्पस क्या है? कि जो रेसिज्म है और जो बायस है, जो पक्षपात करते हैं, बिल्कुल उससे दूर रहना, ये हमारा सोल पर्पस है, ठीक है। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्वॉल्यूटेड। क्या लिखा है? अगेन फिर से पढ़िए, कॉन्वॉल्यूटेड, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड होना, है ना, बहुत मुश्किल होना। उसके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज कर सकते हैं।
ठीक है। इसका सिनोनिम है इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व का भी सेम मतलब होता है फंसा हुआ होना, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, उसके लिए हम इन्वॉल्व्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम है सिंपल। सिंपल का मतलब होता है सरल होना, है ना, उसके लिए हम सिंपल वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बोल रहा है? द आर्ग्यूमेंट इज रादर कॉन्वोल्यूटेड। क्या लिखा है? द आर्ग्यूमेंट इज रादर कॉन्वोल्यूटेड, है ना। कॉन्वोल्यूटेड इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी जो आर्ग्यूमेंट है, यानी जो बहस है, आर्ग्यूमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बहस बोलते हैं, है ना। द आर्ग्यूमेंट इज रादर कॉन्वोल्यूटेड, यानी जो बहस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है भैया, बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है। जैसे आप इस इमेज में देखिए कि ये जो लड़की दोनों के बीच में क्या हो गई? एकदम फंस गई है, यानी क्या हो गई है? बिल्कुल एकदम उसमें हो गई है, क्या डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई है, एकदम इन्वॉल्व हो गई उनके मैटर में, है ना। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे, ठीक है। किसको? कॉन्वोल्यूटेड को, ठीक है। और इसे हम कॉन्वोल्यूटेड इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट वर्ड की तरफ। क्या है हमारा लास्ट वर्ड? कॉन्कर। कॉन्कर वर्ब की तरह यूज किया जाता है दोस्तों, हम वर्ब की तरह कॉन्कर को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है सहमत होना, अग्री होना, उसके लिए हम कॉन्कर वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या बोल रहा है? सिनोनिम क्या बोल रहा है? देखते हैं। सिनोनिम है एकॉर्ड। एकॉर्ड का भी सेम मतलब होता है सहमति दिखाना, अग्रीमेंट दिखाना, उसके लिए हम एकॉर्ड वर्ड यूज करेंगे। इसका एंटोनिम है डिसअग्री। डिसअग्री का मतलब होता है असहमति दिखाना, सहमत नहीं होना, अग्री नहीं करना, बात नहीं मानना, उसके लिए हम डिसअग्री वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए सेंटेंस क्या बोलता है? सेंटेंस देखते हैं। विथ नो अदर फैक्ट्स ऑन हैंड आई कैन ओनली कॉन्कर विथ योर स्टेटमेंट। मतलब मेरे पास बिल्कुल फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, पर तुम जो बोल रहे हो उसको मैं मान लेता हूं, तुम्हारी बात से मैं अग्री कर लेता हूं, तुम्हारी बात को मैं कॉन्कर कर लेता हूं। भले मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, पर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूं? कॉन्कर कर लेता हूं। तो इस तरीके से आप कॉन्कर को सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे आप इस इमेज से समझ सकते हैं, आई एग्री विथ यू, है ना, आई कॉन्कर यू, यानी तुम जो बोल रहे हो वो सही है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्कर को सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर? तो ये थी आज की हमारी पूरी 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। एंड यस दोस्तों, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी जरूर लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।